अब एक चीज ध्यान रखना, ऑनलाइन क्लासेस में सबसे ज्यादा बेनिफिट तभी रहता है जब इसमें पैसिव ना रहा जाए, इसमें एक्टिव रहा जाए। आपसे मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा बीच बीच में, जैसे होता नहीं क्लास में बातचीत करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप उसका जवाब मुझे दो तरह से दे सकते हैं। या तो चैट ऑप्शन, जो सिर्फ मेरे को ही विजिबल होगा और किसी को नहीं, या व्हाट्सएप नंबर, जो आपको व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, अगर मैं कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने को देता हूं, कॉपी पे न्यूमेरिकल सॉल्व करो, इमेज लो और तुरंत व्हाट्सएप पे मेरे पास सेंड कर दो। तो इस तरह से क्या रहेगा, एक इंटरेक्शन भी बना रहेगा, पढ़ाई भी होती रहेगी, और जिस भी तरह का माहौल है उसको देखते हुए एक बेटर वे में हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना? चलो सबसे पहले मैं आपको आपका कोर्स कंटेंट बता दूं कि क्लास 11th में आप किन किन चीजों को पढ़ने वाले हैं। एक ओवरऑल आइडिया आपको यहां पर बन जाएगा। देखो ध्यान रखो, केमिस्ट्री को हम कई तरह से कई ब्रांचेस में पढ़ते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हो, सामने हमारे पास केमिस्ट्री की 5 ब्रांच हैं। पहली ब्रांच है जिसे फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब है केमिस्ट्री की वो ब्रांच जहां हम रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे देखो, आपने देखा है ना, रस्टिंग एक स्लो प्रोसेस होता है लेकिन कंबशन फास्ट प्रोसेस होता है। तो कुछ रिएक्शन स्लो होती हैं, कुछ रिएक्शन फास्ट होती हैं, कुछ कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, कुछ कंपाउंड रिएक्ट नहीं करते, कुछ में ज्यादा हीट निकलती है, कुछ में कम हीट निकलती है। इस तरह की चीजों को पढ़ना, इसे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है। और क्लास 11th में ये आपका मेजर पोर्शन है। 11th की फिजिकल केमिस्ट्री को अगर आपने कर लिया तो 12th की फिजिकल केमिस्ट्री आपके सामने कुछ भी नहीं। ऐसे ही हमारी अगली ब्रांच है जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10th में आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड याद है ना? उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, जिसमें आप नॉमेनक्लेचर भी पढ़ते थे, कार्बन की रिएक्शन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन सभी बातों को पढ़ते थे। उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, यानी केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और कार्बन के अलावा जो भी एलिमेंट रह गया उसकी केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनकी केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। बायोकेमिस्ट्री आपके सिलेबस में नहीं है, 12th में है, 11th में नहीं है। बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, वो आपने नहीं पढ़नी। एनालिटिकल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल्स की केमिस्ट्री, ये जब आप प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे तो वहां इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब 11th में आने पे आप बच्चों के दिमाग में ये आइडिया क्लियर हो जाए कि आपको केमिस्ट्री की 3 ब्रांच पढ़नी है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11th में फिजिकल केमिस्ट्री। अब जरा एक बार चैप्टर के नाम देख लो क्या क्या है। सबसे पहले ये फिजिकल केमिस्ट्री, और इसमें ये सबसे ज्यादा चैप्टर हैं। लास्ट चैप्टर अब हटा के 12th में भेज दिया गया है, तो करीब 9 चैप्टर हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो ये मत देखो कि 9 है तो बहुत ज्यादा है, हरगिज नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से होते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कॉम्पिटिटिव यानी जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ध्यान रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। क्लास 10th में आपने पढ़ा है एल्कोहल को, एसिड को, एल्डिहाइड को। तो एक तरह से कहा जाए कि ये पोर्शन आपका ऑलरेडी तैयार होता है। जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक के कुछ कंसेप्ट जब पढ़ेंगे तो जानेंगे। हाइड्रोकार्बन आप 11th में पढ़ चुके हो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बस उसमें थोड़ा सा डिटेल है
यानी ये पोर्शन आपके लिए एक स्माइल वाला पोर्शन है, क्योंकि आप इसके बारे में जानते हो, इसके बारे में पढ़ा हुआ है। और देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोजन के बारे में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इस तरह से अगर देखा जाए, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तो ऐसा चैप्टर होता है जो कई स्कूल्स में होमवर्क में दे दिया जाता है कि भाई इसको होमवर्क में अपने आप खत्म कर लेना। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई जान नहीं है, बहुत थोड़ी सी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10th में आपने पढ़ी हुई है। हाँ, मेन आपको फिजिकल केमिस्ट्री पे ध्यान देना है। और आज हम शुरू करने वाले हैं इसका पहला चैप्टर, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट। तो अब देखना बच्चों, अब क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी साथ में लेके बैठेंगे और मैं आपको जो जो लिखवाऊंगा, जो जो पढ़ाऊंगा, आपने मेरे साथ साथ नोट्स बनाने हैं, साथ साथ पढ़ना है, और जो जो प्रॉब्लम सॉल्व करवाता हूं उसे साथ साथ सॉल्व करना। और देखो पढ़ाई, मैंने कहा, ये आपस में कॉपरेशन से ही होती है। जो जो क्वेश्चन पूछो बेझिझक जवाब देना, क्योंकि आप जो जवाब देखेंगे उसे चैट में कोई और नहीं देखने वाला, व्हाट्सएप पे भेजेंगे कोई और नहीं देखने वाला, सिर्फ मैं ही देखने वाला हूं। तो इसीलिए अगर गलत हो भी जाएगा तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो इसको समझना, तो कॉपी निकाल लो, मेरे साथ साथ लिखना है कि जो जो मैं बताता जाऊं वो आपको नोट्स बनाने हैं। बाद में आपको इंस्टीट्यूट के नोट्स भी मिलेंगे, उनमें भी चीजें होंगी। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो मैंने यहां लिखवाया, जो मैं सामने लिखवा रहा हूं, दैट इज द बाइबल फॉर यू। यानी नीट और जेई एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां मैं लिखवाऊंगा, जो कंसेप्ट मैं यहां पर दूंगा, वो आपके लिए मेन होगा। तो मेरे साथ साथ जो कॉपी में लिखेंगे, अगर सारी चीजें को लिखा, कोई एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसी कॉपी को तैयार कर लिया, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन एटम से। एटम किसे कहा जाता है? केमिस्ट्री बनी ही एटम के बेसिस पे है। एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इस तरह की बहुत सारी चीजें हम जानते हैं। और एटम की डेफिनेशन आई थिंक हर बच्चा अच्छे से जानता है, तो मेरे साथ साथ लिख भी लो, क्योंकि जो आपसे पूछना होगा वो मैं भी थोड़ी देर में पूछता हूं। एटम की डेफिनेशन भी मैं आपसे क्या पूछूं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। जिस तरह से मैं शॉर्ट नोट्स बनवाऊं, डिटेल बनवाऊं, जो बनवाऊं, आप उसी तरह से लिखते जाना। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच मे और may not exist independently, may not exist independently, ये रहा। आई थिंक आप सभी बच्चे इस डेफिनेशन को अच्छे से जानते हैं कि एटम एक वो चीज है जिससे मिलके सारा मैटर बना है, और जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा किसी एक या दो एलिमेंट के नाम जहां एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है? किसी एक या दो एटम के नाम बताओ जहां एटम इंडिपेंडेंटली, यानी बिना किसी से कंबाइन हुए। अक्षित, बिल्कुल सही जवाब है बेटा, बिल्कुल परफेक्ट। नेत्रा का जवाब भी बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली। जितनी भी नोबल गैसेस हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। इन्हें जरूरत नहीं है किसी के साथ की, किसी से कंबाइन होने की। युगल का जवाब भी बिल्कुल ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हमारे पास देखो ऐसे कंपाउंड हैं, ऐसे एलिमेंट, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये H2 बनाएगा। ऑक्सीजन O2 बनाएगा, O3 बनाएगा। फास्फोरस P4 बनाएगा, सल्फर S8 बनाएगा। और जब ये एटम
आपस में कंबाइन हो जाते हैं ना, तो जानते हो ना इसे हम क्या कहते हैं? इसे मॉलिक्यूल का नाम दे दिया जाता है, इसे मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो एटम का मतलब अब अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। एक ऐसी चीज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, लेकिन जिससे मिलके सारा मैटर बना हुआ है, सारा संसार बना हुआ है, उसे एटम कहते हैं। और अगर एटम आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो उसे क्या नाम दिया? मॉलिक्यूल। अच्छा, अब याद रखना, कभी मैं न्यूमेरिकल में सल्फर मॉलिक्यूल कहता हूं, एसिड याद रहेगा ना, और फास्फोरस के लिए P4, ये बात आपको याद रखनी है। चलो, एटम का मुद्दा सॉल्व। अब जरा मुझे ये बताओ, एटम के कितने पार्ट होते हैं? चलो ऐसे ही खेलते हुए पढ़ेंगे ना। चलो कम ऑन, जस्ट टेल मी बच्चों, एटम के कितने पार्ट होते हैं? कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आपकी क्लास में पूछ लिया, टेल मी द पार्ट ऑफ एटम। युगल, आपने ये जवाब दिया है क्या जो आपने न्यूमेरिक वैल्यू लिखी है? क्योंकि एकदम से मैं किसी भी बच्चे का आंसर दूसरे को एज इट इज नहीं बताऊंगा, वो मेरे तक बात रहेगी। बिल्कुल सही है युगल। और स्वाति, स्वाति ये एटम के पार्ट नहीं है, ये एटम के पार्टिकल हैं बेटा। अक्षित, ये पार्ट नहीं है, पार्टिकल। रक्षित, नो बेटा। नेत्रा, नहीं। अब देखो, समझो, 11th में जब हम आएंगे ना, तो हमें एग्जामिनर्स के ट्रैप को पकड़ना है, ट्रैप को समझना। अब मैंने पूछा एटम के कितने पार्ट हैं, पार्ट ऑफ एटम, तो आपका जवाब दो पार्ट है। एक सेंट्रल पार्ट जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, और एक न्यूक्लियस के बाहर का पार्ट जिसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहा जाता है। तो अगर मैंने पूछा एटम के पार्ट, तो आपका जवाब 2। नोट्स में लिखो, पार्ट ऑफ एटम 2। नंबर 1 न्यूक्लियस, एंड नंबर 2 एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, उसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। अब सभी बच्चे शायद जानते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एटम के पार्ट हुए 2। अच्छा, अब देखो, एक और शब्द आता है, लिखो, सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और सब एटॉमिक पार्टिकल का मीनिंग है पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटम। पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम में जितने पार्टिकल होते हैं, जो जो पार्टिकल होते हैं, उन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। और जानते हो कितने सब एटॉमिक पार्टिकल हैं? ये वैसे तो बात फिजिक्स में आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, इसको याद रखना, एमसीक्यूज में हेल्पफुल होता है। 36 के अराउंड सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, 36 के अराउंड। डिस्कवरी रोज होती हैं, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से और मल्टीपल चॉइस के हिसाब से ध्यान रखना, 36 के अराउंड पार्टिकल होते हैं। अक्षित का जवाब बिल्कुल ठीक है, जिनसे मिलके एटम बना होता है। केमिस्ट्री में आपको सिर्फ 3 पढ़ने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये सिर्फ 3 आपको पढ़ने हैं। तो आप में से जो काफी सारे बच्चे अभी जवाब दे रहे थे ना, जब मैंने पूछा एटम के कितने पार्ट हैं, तो आपने कहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब मेरा सवाल है कि इलेक्ट्रॉन के, एटम के मेन सब एटॉमिक पार्टिकल बताओ कितने हैं? तो मेन सब एटॉमिक पार्टिकल 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और टोटल सब एटॉमिक पार्टिकल बच्चों 36। भूलना नहीं, 36। नेत्रा, अक्षित का जवाब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कम ऑन गाइस, जस्ट टेल मी, फंडामेंटल पार्टिकल का मीनिंग क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल्स का मीनिंग क्या होगा? सुहान की तरफ से जवाब नहीं आ रहा मेरे पास। अबीर और सुहान, जल्दी से। यशिता, स्वाति, कम ऑन, जस्ट ट्राई टू टेल मी। देखो, जो आप जानते हो ना,
एक्सप्रेस करो उसको बताओ। अक्षित का जवाब बिल्कुल ठीक आया। देखो, फंडामेंटल पार्टिकल, क्या एटम एक फंडामेंटल पार्टिकल है? नेत्रा, वी नीड सर्टेन मॉडिफिकेशन इन दिस आंसर, आई टेल यू, बताता हूं अभी। रक्षित, रक्षित देखो, ये थोड़ा सा बेटर आंसर नहीं है। हाँ, युगल का जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। युगल का जवाब भी सही आ गया मेरे पास, और अक्षित का जवाब भी बिल्कुल सही। क्या एटम एक फंडामेंटल पार्टिकल है? अब इसका जवाब आपको मिलेगा जब मैं फंडामेंटल पार्टिकल की डेफिनेशन बताऊंगा। कॉपी में नोट करो मेरे साथ साथ। फंडामेंटल पार्टिकल में लिखो, पार्टिकल्स which cannot be, yes, which cannot be divided। ऐसे पार्टिकल जिनको और छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते, उन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। केमिस्ट्री में 3 ही पढ़ने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, केमिस्ट्री में 3 पढ़ने हैं। अब मेरा सवाल है, क्या एटम फंडामेंटल पार्टिकल है? एटम, तो जवाब बिल्कुल सही स्वाति, शाबाश बेटा। अक्षित बिल्कुल सही, नेत्रा, यशिता एग्जैक्टली नहीं। एटम इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, क्योंकि एटम को तोड़ा जा सकता है। एटम को तोड़ा तभी तो मालूम पड़ा ना, इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। कहते हैं ना, पुराने बिलीफ्स को छोड़ दो, अभी तक जो पढ़ के आए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जो आप पढ़ोगे उसके बेसिस पे एडमिशंस लोगे, रिसर्च करोगे, आगे बढ़ोगे, अब अपने कंसेप्ट को मजबूत करते जाओगे। तो एटम इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, क्योंकि इट कैन बी डिवाइडेड। अच्छा चलो, अब तो मेरे शायद इस सवाल का जवाब दे पाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स? न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं? नाम में ही मीनिंग है, नाम के अंदर ही न्यूक्लियॉन्स। सुहान, न्यूक्लियन का मतलब एच। ओके ओके, ये हाँ, यशिता ठीक है, अक्षित ठीक है। सुहान, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहिए बेटा, मैं बताता हूं अभी। हाँ, स्वाति ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ ठीक है स्वाति, नेत्रा का जवाब भी बिल्कुल सही है। देखो, जैसे होता है ना, मुंबईकर किन्हें कहते हैं? जो मुंबई में रहते हैं। दिल्ली वासी किन्हें कहते हैं? जो दिल्ली में रहते हैं। सोनीपतिया किसे कहते हैं? जो सोनीपत में रहते हैं। उसी तरह से जो न्यूक्लियस में रहता है उसे न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, याद रहेगा ना, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। और कौन कौन? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। देखो 36 पार्टिकल है, लेकिन केमिस्ट्री में उनके बारे में नहीं पढ़ना आपने। केमिस्ट्री में सिर्फ 3 पार्टिकल पढ़ोगे और इन्हीं को आगे लेके बढ़ोगे। तो न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल जो एटम के अंदर प्रेजेंट है। फंडामेंटल पार्टिकल जिन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हमें याद रहेगा। तो एटम जो मैंने सामने बनाया, अब इसकी इमेज याद आ जाएगी। सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। क्या जानते हो एटम के इस मॉडल को क्या कहा जाता है? सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं। एटम के इस मॉडल को क्या कहते हैं? रदरफोर्ड ने दिया था। इसे हम सोलर सिस्टम से रिजेंबल करते हैं। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में होता है ना, बीच में सन, चारों तरफ प्लेनेट घूमते हैं, उसी तरह से एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इसे प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम कहा जाता है, प्लैनेटरी मॉडल कहा जाता है। तो देखो, हमें अपने बेसिक्स को मजबूत करते हुए कंसेप्ट्स को सीखना है। आपके इसी बैच में आप स्कूल लेवल की तैयारी भी करोगे, जेई और नीट दोनों की तैयारी भी यहीं पर करोगे,
और साथ के साथ तैयारी कर जाओगे, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। चलो मेरा अगला सवाल, एटॉमिक नंबर। नाउ टेल मी, मुझे दो चीजें बताओ, एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? ये दो चीजें चाहिए। कम ऑन, शो मी योर स्किल्स। नेत्रा सही है, यशिता सिंबल सही, अक्षित वेरी गुड, रक्षित वेरी गुड, स्वाति बिल्कुल सही, युगल करेक्ट एग्जैक्टली, सुहान ठीक है बेटा, बिल्कुल सही जवाब है सुहान, शाबाश। एटॉमिक नंबर सिंबल होता है Z, सिंबल Z, पूरी केमिस्ट्री में Z। यशिता आपके जवाब को मैं बताता हूं और रक्षित के जवाब को भी मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताता हूं। अभी देखो सिंबल है Z और एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। एंड इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, इन केस ऑफ न्यूट्रल, अगर एटम न्यूट्रल है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है और कभी कभी हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर सिर्फ तभी होगा जब न्यूट्रल एटम होगा। अब देखो जैसे मैंने ले लिया सोडियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव में प्रोटॉन होते हैं 11, इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। सोडियम पॉजिटिव में अब ये न्यूट्रल नहीं है, प्रोटॉन है 11, इलेक्ट्रॉन है 10। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? तो यहां की जो पहली बेस्ट डेफिनेशन है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 11, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना? 11। ये इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा, ये किसके बराबर होगा? प्रोटॉन के। हाँ, अगर ये न्यूट्रल होता तो इसमें प्रोटॉन भी 11 होते, इलेक्ट्रॉन भी 11 होते, और अगर ये न्यूट्रल होता तो हम कह सकते थे जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब अपना कंसेप्ट मजबूत कर लेना, मॉडिफाई कर लेना। एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट होता है एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? चलो अगली चीज, मास नंबर। जल्दी से मुझे बता दो बेटा, सिंबल और ये किसके बराबर होता है? शो मी योर स्टंट्स। कहते हैं ना पहले स्किल होते थे, आजकल बच्चों के स्टंट्स होते हैं। कम ऑन, मास नंबर का सिंबल रक्षित करेक्ट, और यशिता का जवाब ठीक है। यशिता मैंने मास नंबर शब्द इस्तेमाल किया है। अक्षित करेक्ट, नेत्रा सही, स्वाति सही। स्वाति सिंबल बेटा, सिंबल आपने जो एम सिंबल लिखा है ना, ये गड़बड़ है। युगल सही, बिल्कुल सही। मास नंबर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यस स्वाति, अब ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब देखो कंसेप्ट बनते जा रहे हैं। अब आप बिल्कुल परफेक्ट आइडिया ध्यान रख सकते हो। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, आप अच्छे से बता सकते हो। अच्छा, नोट में एक चीज लिख लेना, नोट में आगे मैं उसका मीनिंग बताऊंगा कि मास नंबर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एटॉमिक मास। वैसे मास नंबर और एटॉमिक मास में फर्क होता है जरा सा, लेकिन अभी आपके लेवल पे दोनों को ऑलमोस्ट सेम मानेंगे। अगर मैं एटॉमिक मास कहता हूं
तो आप मास नंबर की वैल्यू ले सकते हो। तो अभी के लेवल पे वी कैन कंसीडर मास नंबर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एटॉमिक मास, उसे इकट्ठा मानेंगे। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ, क्या सभी बच्चों के दिमाग में ये बात क्लियर है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब एटम का सिंबल, सिंबल देखो क्या होता है। जैसे मैं कहता हूं सोडियम, सोडियम में इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन 11। मास नंबर क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एग्जैक्टली दिस इज 23। और एटॉमिक मास क्या होगा? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास नंबर विच इज अगेन 23। अच्छा, अब लिखते कैसे हैं? लिखते कैसे हैं? क्योंकि मैं भी आपसे लिखवाने वाला हूं। एलिमेंट का सिंबल N, Z और A, एटॉमिक नंबर लोअर साइड पे और मास नंबर अपर साइड पे। इस मास नंबर को पुराने सिस्टम में राइट हैंड साइड पे भी लिखा जाता था और लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिखा जा सकता है। आप बेशक से लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो, तो सिंबल एटॉमिक नंबर नीचे, तो क्या बना ये? दिस विल बी सोडियम 11 23। कर लोगे? अब अगर मैं आपको कुछ वैल्यूज दूं तो आपने सिंबल बताना है, या जो जो मैं पूछता हूं आपने वो बताना है, ठीक है? अब चलो मेरे साथ साथ टेबल बनाओ और बेशक से इसको व्हाट्सएप पे सॉल्व करके भेजना अभी के भी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, Z, A एंड सिंबल, आपने ये चीजें यहां पर बतानी है। सबसे पहले दे रहा हूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 1 0। फिर दे रहा हूं एक और हाइड्रोजन 1 1 1। फिर दे रहा हूं एक और हाइड्रोजन, देखो तीनों हाइड्रोजन अलग अलग हैं, देख रहे हो ना, एक येलो है, एक वाइट है और एक रेड है, तीनों अलग अलग हैं। ऐसे ही एक दे रहा हूं क्लोरीन, क्लोरीन, और इसमें है 17 17 18, और एक और दे रहा हूं क्लोरीन। बस जल्दी से यहां मुझे रिमेनिंग चीजें बता दो, Z कितना, A कितना और सिंबल कितना, ताकि हमें ये बात क्लियर हो जाए कि भाई बच्चे सीख गए। आप बेशक से इस चीज को एक पेज पे सॉल्व करो और व्हाट्सएप पे मेरे पास इमेज भेजो अभी के भी, और देखते हैं क्या बनेगा। यशिता ये तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सिंबल भी अगर आप चैट में लिख के बता सकते हो बता दो, ठीक है, मान जाएंगे। नहीं यशिता ये सिंबल नहीं बेटा, ये सिंबल गलत हो जाएगा। Z और 8 तो ठीक है आपका, सिंबल गलत हो जाएगा। आप ट्राई करो, अदरवाइज आई विल हेल्प यू। लेकिन बात है ना कि अगर खुद से सीखना है तो खुद को मौका देना पड़ेगा, कार्य खुद से करवाना पड़ेगा। बनेगी बात? जल्दी से आ जाओ। सिंबल, चलो नेत्रा का जवाब व्हाट्सएप पे आया मेरे पास। ओके नेत्रा, नेत्रा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और अक्षेत का जवाब बिल्कुल सही है, वेरी गुड। नेत्रा और अक्षित दोनों का जवाब सही। हाँ बेटा बिल्कुल सही है दोनों बच्चों का। देखो हमें कोई जल्दबाजी नहीं है कि हमें फटाफट चीजें करनी है, आराम से सॉल्व करो, कॉपी पे करो, इमेज खींचो, व्हाट्सएप पे भेजो। साथ के साथ सोहान का जवाब आ गया मेरे पास। ओके सोहान, वेरी गुड सोहान, शाबाश, बिल्कुल ठीक बेटा, करेक्ट।
तीनों बच्चों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। यशिता, आपके सिंबल में थोड़ी सी एरर है, उसको ठीक कर लो। देखो ये जवाब सही आ रहे हैं। और कोई बच्चा जवाब भेज रहा है? देखो सभी को भेजना चाहिए जवाब। ठीक है, आई एम जस्ट वेटिंग। ओके युगल, बेटा कोई बात नहीं, आप जो मैं बता रहा हूं उसको देख के समझ लो, या चैट सेक्शन में जवाब लिख के बताना चाहते हो बता दो। रक्षित का जवाब आ गया मेरे पास। रक्षित, सिंबल Z और A ठीक है आपके। रक्षित बेटा, फोर्थ में A की वैल्यू गलत है। फोर्थ में जरा A की वैल्यू देखो, इट शुड बी 35 नॉट 33, इट शुड बी 35। अबीर का जवाब आया, लेट मी सी अबीर क्या कहता है। हाँ अबीर, शाबाश बेटा, गुड। यशिता का जवाब वेरी गुड। चलो सीखे बच्चे, बस ऐसे ही सीखना है ना। ओके ओके, चलो अब मैं बताता हूं, कम ऑन लेट्स सी। Z यानी एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन के बराबर 1, मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 1, 1 2 1 3, और यहां 17 35 17 37। चेक कर लो, कंसेप्ट में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर, मास नंबर बिल्कुल तैयार है, ठीक है ना। अच्छा अब सिंबल देखो, सिंबल, सिंबल में देखो हाइड्रोजन, नीचे एटॉमिक नंबर कितना 1, और ऊपर मास नंबर 1, 1H1। दूसरे के अंदर आप देख सकते हो क्या जवाब है। नाउ लेट मी सी, सेकंड के अंदर जवाब है 1H2, और थर्ड का जवाब है 1H3। देखो यहां जो पहला वाला हाइड्रोजन है ना, इसे कहते हैं प्रोटियम, प्रोटियम। दूसरे वाले हाइड्रोजन को कहते हैं ड्यूटीरियम, हैवी हाइड्रोजन या ड्यूटीरियम भी कहा जाता है। और तीसरे हाइड्रोजन को कहा जाता है ट्रीटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, तीनों ही हाइड्रोजन है, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल का डिफरेंस होता है। अभी बताऊंगा इनको क्या कहते हैं। फोर्थ क्लोरीन 1735, और लास्ट वाला क्लोरीन 1737। इस तरह से ये आपके सिंबल हैं, आप इन सिंबल को यहां आसानी से जान सकते हो। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम सिंबल के अंदर, प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो बेशक से। इन सिंबल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स किसे कहा जाता है? 10th में 9th में आप बच्चे शायद इस डेफिनेशन को जानते हैं, मैं बताता हूं और फिर आइसोटॉप सिलेक्ट करेंगे। तो हम कहते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सिमिलर एटॉमिक नंबर but different mass number, but different mass number। ये डेफिनेशन 2-4 बार बोल लो जिससे मन में याद हो जाए। पहली बात, ये सेम एलिमेंट के होते हैं, आइसोटॉप आर ऑफ सेम एलिमेंट। ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एग्जांपल देखो, 1H1, 1H2, 1H3, तीनों के तीनों सेम एलिमेंट है। एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। लेकिन इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। एक और एग्जांपल, 17Cl35, 17Cl37, एलिमेंट क्लोरीन है,
एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। तो जिनमें भी एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, उन्हें आइसोटॉप कहा जाता है। एक और टर्म दे रहा हूं, आइसोटॉपिक मास। लिखते जाना बेटा, नोट्स बनाने में कमी मत रखना, साथ के साथ बनाना है। आइसोटॉपिक मास, सिंपल सी चीज, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं 17Cl35, 17Cl37, बताओ इनका आइसोटॉपिक मास क्या होगा? तो मैंने आज अभी बताया था, मास नंबर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एटॉमिक मास। स्वाति नहीं बेटा, ये जवाब गलत है। दिस इज नॉट आइसोटॉपिक, दिस इज एवरेज, जो मैं भी सिखाने वाला हूं। दिस इज नॉट आइसोटॉपिक। ध्यान से बेटा, बड़े आराम से देखो, चीजें नाजुक हैं, मुश्किल नहीं है, नाजुक है, जरा ध्यान से। आइसोटॉपिक का मतलब इस आइसोटॉप का एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास कितना? 35, और दूसरे का एटॉमिक मास कितना? 37। तो एक पर्टिकुलर आइसोटॉप का जो मास होता है, एटॉमिक मास होता है, उसे आइसोटॉपिक मास कहा जाता है। पहले आइसोटॉप का 35 और दूसरे आइसोटॉप का 37। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, प्रोटियम का आइसोटॉपिक मास 1, ड्यूटेरियम का 2, ट्रिटियम का 3। इस तरह से ये कंसेप्ट क्लियर कर लो, आइसोटॉप का जो मास होता है उसे आइसोटॉपिक मास कहा जाता है। अब देखो एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम देखो क्या आ गई। सपोज आप बच्चे हो, मैंने सुहान को दिया क्लोरीन 35 और कहा कि सुहान जाओ एक्सपेरिमेंट करके आओ। सुहान एक्सपेरिमेंट करने गया। स्वाति को दिया मैंने 37, क्लोरीन 37, और इनसे कहा कि जाओ बेटा एक्सपेरिमेंट करो। दोनों को सेम एक्सपेरिमेंट करने को कहा। अब सुहान जो एक्सपेरिमेंट करके लाएगा वो 35 एटॉमिक मास के हिसाब से करके लाएगा, उसका रिजल्ट कुछ और होगा। स्वाति ने जो एक्सपेरिमेंट किया होगा वो एटॉमिक मास 37 के हिसाब से किया होगा। दोनों बच्चों ने एक्सपेरिमेंट सही किया होगा, लेकिन इनका रिजल्ट अलग अलग आएगा, क्योंकि एक ने एटॉमिक मास 35 लिया, एक ने 37 लिया। पुराने जमाने में जर्मन के साइंटिस्ट अलग काम करते थे, फ्रांस के साइंटिस्ट अलग काम करते थे, उनमें झगड़ा हुआ रहता था। जर्मन वाले ने ले लिया क्लोरीन 35, तो वो अपना रिजल्ट उसके हिसाब से बताता था। फ्रांस वाला 37 को ले लेता था और वो उसके हिसाब से रिजल्ट बताता था। तो इनमें झगड़ा बना रहता था कि भाई मैं सही हूं, तुम गलत हो, तुम सही हो, मैं गलत हूं। ये झगड़ा बना रहता था। तो उन लोगों ने कहा भाई एक काम करते हैं, हम इनका एवरेज मास निकालते हैं और उसे एवरेज एटॉमिक मास कहा जाता है। कैसे निकाली जाती है एवरेज, मैं बताता हूं, ध्यान से। अबीर क्या पूछना चाह रहे हो? एटॉमिक नंबर इन केस ऑफ न्यूट्रल। देखो एटॉमिक नंबर की बात है ना बेटा अभी, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम इट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लिख लेना, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर तो हमेशा ही होता है, एंड इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम इट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना। चलो अभी इसको बाद में, पहले जो मैं बता रहा हूं उस पर आ जाओ। अब आइसोटॉपिक मास का मुकदमा साइंटिस्ट लोगों के सामने आ गया कि भाई जो 35 वाले से करता है उसका रिजल्ट कुछ और आ रहा है, 37 वाले से करता है उसका रिजल्ट कुछ और आ रहा है। तो फिर एक बात उठी, क्यों ना इनका एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाए।
एवरेज एटॉमिक मास बताया जाए। लेकिन उससे पहले एक डेफिनेशन और लिखो, फिर मैं एटॉमिक मास निकालना सिखाता हूं। रिलेटिव अबंडेंस और फ्रैक्शनल अबंडेंस, ये शब्द है रिलेटिव अबंडेंस और फ्रैक्शनल अबंडेंस, और इसका मीनिंग है इट इज द फ्रैक्शन ऑफ एन isotope out of total amount of element in our atmosphere। ये डेफिनेशन, इन आर एटमॉस्फियर, ये डेफिनेशन देखो ध्यान से। रिलेटिव अबंडेंस और फ्रैक्शनल अबंडेंस का मीनिंग हुआ कि जो दो आइसोटॉप हैं उनकी हमारी एटमॉस्फियर में क्या परसेंटेज है। जैसे देखो 17 क्लोरीन 35 और एक है 17 क्लोरीन 37। हमारे एटमॉस्फियर में जितना क्लोरीन है, जितना उसका 75% है क्लोरीन 35 और 25% है क्लोरीन 37। तो क्लोरीन 35 की अबंडेंस हो गई 75%। तो कोई आइसोटॉप कितना परसेंट हमारे एटमॉस्फेयर में है, इसे उसकी अबंडेंस कहते हैं। अबंडेंस का मतलब क्या होता है ना, कितना मिलता है, अबंडेंस। तो क्लोरीन 35 75% और क्लोरीन 37 कितना हो गया 25%, इसे अबंडेंस कहा जाता है। ठीक है, अब सीखो, हेडिंग डाल दो एवरेज एटॉमिक मास। अभी मैं आपको कह रहा था कि क्लोरीन के दो तरह के एलिमेंट आ गए, एटम आ गए, एक 35 एक 37, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट अलग अलग आ रहे थे। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा इनकी एवरेज निकालते हैं, और ये एवरेज सिंपल मैथमेटिकल एवरेज से थोड़ा सा अलग होती है। फॉर्मूला नोट करो बच्चों, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप, जो भी आइसोटॉप है उसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटॉप मल्टीप्लाई बाय इट्स रिलेटिव अबंडेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रिलेटिव अबंडेंस। ये फार्मूला नोट करो। अच्छा, रक्षित क्या पूछ रहा है, रिलेटिव अबंडेंस की डेफिनेशन। अच्छा बेटा, ये देखो सामने लिखी हुई है, मीनिंग समझ जाओ इसका रक्षित, कि किसी आइसोटॉप की कितनी परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में है, उसे रिलेटिव अबंडेंस कहा जाता है। डेफिनेशन सामने, डन। एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला सामने आ गया सामने, हर बच्चे के सामने है। अभी मैं यूज करके सिखाता हूं आपको कैसे यूज करना है। रक्षित डेफिनेशन नोट कर ली बेटा, ताकि मैं स्क्रॉल करूं इसको, जल्दी से बताओ। ओके ठीक है, अब देखो एवरेज एटॉमिक मास, एग्जाम्पल में सॉल्व करता हूं। क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, मेरे साथ साथ देखना बेटा। पहला क्या कहा, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप। बताओगे एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप कितना लिया जाएगा, 35 ऊपर दिया हुआ है ना, शाबाश, हाँ युगल बिल्कुल ठीक है। रिलेटिव अबंडेंस कितनी है इसकी, 75, तो रिलेटिव अबंडेंस होगी 75 प्लस, नेत्रा बिल्कुल ठीक जा रहे हो,
एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटॉप, सेकंड आइसोटॉप का एटॉमिक मास कितना? 37, दिख रहा है ना, शाबाश। और रिलेटिव अबंडेंस 25 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रिलेटिव अबंडेंस, यानी 75 प्लस 25, और ये सॉल्व करके आता है 35.5। स्वाति ध्यान से देख लो बेटा, ये आया 35.5। तो 35.5 क्लोरीन का क्या कहलाया जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास। क्लोरीन का आइसोटॉपिक मास क्या होगा? एक का 35, एक का 37, लेकिन क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा? 35.5। ये इसको सॉल्व करके यहां पर आएगा, ये हम बताएंगे। यहां इस फार्मूले में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, क्योंकि अभी मैं आपसे एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाला हूं। यहां कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? नहीं? चलो ठीक है, आगे। यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास की यूनिट क्या होंगी, ये भी आप बच्चों को याद होना चाहिए। याद है किसी बच्चे को क्या यूनिट होती है एटॉमिक मास की? कैन एनीबॉडी टेल मी? बताओ। ओके सुहान ठीक है, युगल ठीक है, नेत्रा ठीक है, ओके स्वाति ठीक है, करेक्ट। अब मेरी सुनो, मैंने आपकी सुनी, अब मेरी सुनो, देखो ध्यान से। एटॉमिक मास की हमारे पास 5 यूनिट है। पहली यूनिट एएमयू, फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट। दूसरी यूनिट यू, फुल फॉर्म यूनिफाइड स्केल। स्कूल लेवल पे ये 2 यूनिट इस्तेमाल की जाती हैं जो आप बच्चों ने मुझे बताई, लेकिन मैंने कहा स्कूल के साथ साथ नीट और जेई भी चलना है, वो भी तैयारी होनी है। तीसरी यूनिट एवोग्राम, चौथी यूनिट डाल्टन, पांचवी यूनिट एस्टन। एवोग्राम, डाल्टन, एस्टन, एंड प्रैक्टिकली ये सभी बराबर हैं 1 AMU इज इक्वल टू 1 U, 1 एवोग्राम, 1 डाल्टन एंड 1 एस्टन। ये सभी की सभी बराबर होती हैं, याद रखना। तभी मैं कह रहा हूं ना, जो यहां लिखवाऊंगा वो बाइबल है, वो आपके हर एग्जाम में आपको पास करवाने में मदद करेगा। देखो मुझे 23 साल हो गए पढ़ाते हुए, 23 इयर्स। मेरे कितने पुराने स्टूडेंट हैं जो क्लास नोट्स को देख के आजकल बैचेस भी पढ़ा रहे हैं। तो यहां पर जो आप लिखेंगे वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो ऊपर देखो, क्लोरीन का एटॉमिक मास निकाला 35.5, इसके साथ इसकी यूनिट भी लिख देंगे 35.5 यू या एएमयू, ये यूनिट हमारे पास बनेगी, और इस तरह से हमारा जवाब परफेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए। आप मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताएंगे कि वहां पर एवरेज एटॉमिक मास क्या आता है। ये मैं स्क्रीन यहां से हटाता हूं, आपने शायद नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं इधर, आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि इसका जवाब क्या बनेगा, क्या बनने वाला है। नाउ लेट्स सी, ये यूनिट्स जो मैंने आपको बताई, इनकी ये यूनिट्स होती हैं और ये वैल्यू होती है। डन। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन सामने, ये रहा आपका क्वेश्चन, सॉल्व कर दो। दीज आर द ऑप्शंस, फॉर्मूला स्क्रीन पे है, ऑप्शन स्क्रीन पे है, क्वेश्चन स्क्रीन पे, कॉपी आपके पास, पेन आपके पास, और मेरे को बताए बिना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना चाहते हो कर लो, मुझे बताना मत कि तुमने कैलकुलेटर का यूज किया है, ठीक है ना? हाँ, वरना नियम टूट जाएंगे। जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ क्या जवाब बनता है। कम ऑन।
अक्षित करेक्ट, स्वान करेक्ट, युगल शाबाश, सही जवाब, नेत्रा वेरी गुड, और अबीर का जवाब नहीं आया ना अभी। यशिता, यशिता कैलकुलेटर का यूज कर अप्रोक्सीमेटली निकाल दो। हाँ ठीक है ठीक है, दिस इज गुड, पॉइंट को इग्नोर कर दो। स्वाति बिल्कुल सही, वेरी गुड। अबीर रह गया अभी, अबीर का जवाब नहीं आया, कम ऑन अबीर जल्दी से। देखो एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट का एटॉमिक मास 9 इंटू अबंडेंस, अबंडेंस 40, दूसरे का एटॉमिक मास 14, अबंडेंस 60, तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 40, और सॉल्व करके 12 AMU, यानी ऑप्शन नंबर ए ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहां पर आएगा। ये जवाब बिल्कुल करेक्ट रहेगा ऐसे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन डन। अच्छा मुझे अभी आपने एक दो क्वेश्चन का जवाब और देना है। अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड क्वेश्चन का जवाब दो। दिस इज सेकंड वन, ये जो सेकंड है ना, इसको सॉल्व करो, इसका जवाब देना। ऑप्शन सामने है, नो लेट मी सी कौन सा जवाब करेक्ट होता है। आपके पास ये ऑप्शन है, चलो जल्दी सॉल्व कर दो। 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे ना, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा ध्यान रखना, आज कुछ बच्चे 5 मिनट लेट थे, तभी मैंने मीटिंग थोड़ा सा लेट स्टार्ट करी, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो इसीलिए कोशिश करो सही समय पे आना। कल हम मोस्ट प्रोबेबली मोल कंसेप्ट करेंगे, कल और परसों में, तो इसीलिए कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा। सोहान बिल्कुल सही जवाब, सोहान का सबसे पहला जवाब आया, सोहान फर्स्ट रहा इसमें। युगल नंबर 2 पे शाबाश, अक्षित नंबर 3 पे वेरी गुड, परफेक्ट, सही जवाब। नेत्रा बिल्कुल सही जवाब। अब सीखे आप लोग, अब आई डोंट थिंक कि मुझे टेंशन लेनी होगी, अब हमारे बच्चे सीख गए। स्वाति बिल्कुल सही जवाब है बेटा, वेरी गुड, क्योंकि यहां पर 3 आइसोटॉप है, तो फॉर्मूला आपने अपने आप मॉडिफाई कर लिया। एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट इंटू अबंडेंस, एटॉमिक मास ऑफ सेकंड इंटू अबंडेंस, एटॉमिक मास ऑफ थर्ड इंटू अबंडेंस, और आपका जवाब बिल्कुल सही है। रक्षित नहीं बेटा, रक्षित इट इज 14.8, दिस इज द आंसर। रक्षित देखो दोबारा से कैलकुलेशन करनी होगी, वैल्यूज आप देखना, 3 आइसोटॉप है ना, 12 अबंडेंस 45 है, 16 अबंडेंस 35 है, 19 अबंडेंस 20 है, और फिर अबंडेंस का सम। फॉर्मूला चेक करो रक्षित, और अब इसको एक बार कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लो, आपका जवाब बन जाएगा, ठीक है ना। नाउ लास्ट क्वेश्चन, अब आप मुझे इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बेटा, मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट, और ये है ऑप्शन। अब मुझे ये सॉल्व करके दिखा दो, फिर 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा एनसीईआरटी के, उनका स्क्रीनशॉट ले लेना, एनसीईआरटी वर्कशीट में आपके पास भेज दूंगा। यशिता ने सेकंड एग्जांपल, यशिता आप क्या पूछना चाह रहे बेटा, जो पिछला क्वेश्चन किया है उसकी बात कर रहे हो? अभी बेटा मैं इसके बाद दिखा देता हूं आपको, ठीक है ना, इसके बाद दिखा देता हूं, अभी आप इसको नोट कर लो, और फिर मैं अभी इसके बाद दिखाता हूं, ताकि जो बच्चे इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, वो फटाफट सॉल्व कर ले, और फिर मैं इसके बाद दिखा देता हूं। ओके स्वाति, स्वाति नंबर 1 पे इस बार, स्वाति का जवाब बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अक्षय नंबर 2 पे करेक्ट, नेत्रा वेरी गुड, बिल्कुल सही, तीनों बच्चे आगे आगे, स्वाति, अक्षय, नेत्रा सही है। फॉर्मूला ऊपर है, बस उस मैथमेटिकल को समझना। युगल बिल्कुल ठीक है बेटा, करेक्ट।
बड़े होशियार बच्चे हैं, मुझे तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, अब तो समझ जाएंगे। सुहान का जवाब रह गया। सुहान, कहाँ छुपा है रे कठोर, जल्दी से जवाब बताओ। आएगा जवाब? मैं अगर नहीं आएगा तो हम बुलाएंगे, अच्छे से बुलाएंगे। चलो देखो टाइम हो चुका है ना, मैं फटाफट बता देता हूं। जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वो चेक कर लेंगे एक बार। यहां आपको कहा गया दो आइसोटॉप हैं, इनका एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है। यानी ऊपर फार्मूले में देखो एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है, परसेंटेज बतानी है। अब देखो क्या करो, परसेंटेज का मतलब टोटल अमाउंट 100, एक मान लो x और दूसरा मान लो 100 माइनस x, यानी एवरेज एटॉमिक मास हो गया 10, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट 9, अबंडेंस मान ली आपने इसकी x, दूसरा एटॉमिक मास 12, अबंडेंस हो गई 100 माइनस x डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज 100। ऐसे आपने, क्योंकि परसेंटेज पूछी है तो परसेंटेज का मतलब टोटल अमाउंट 100, एक अगर x है तो दूसरा 100 माइनस x, बस यहां से x की वैल्यू सॉल्व कर लो। ये मैथमेटिकली आप सॉल्व कर लोगे, x की वैल्यू 66.6 आएगी, यानी एटॉमिक नंबर 9 वाले का अमाउंट आएगा 66.6, और 100 माइनस x कर लोगे तो 33.34, जिसको 33.33 अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो। यानी ऑप्शन नंबर ए ये आपका करेक्ट आएगा, ये रहेगा। अच्छा अब देखो बेटा, होमवर्क में मैं आपको यहां क्वेश्चन दे रहा हूं। एक तो आप इस सेकंड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये सेकंड क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लो, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, टोटली अप टू यू। दो आइसोटॉप हैं, एटॉमिक मास दिया हुआ है, फ्रैक्शनल अबंडेंस पूछा है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा था बिल्कुल उसी तरह से है, ठीक है। अब एनसीईआरटी के दो क्वेश्चन देखो, मुझे एक काम करना, जितने भी बच्चे आज मीटिंग में हैं ये व्हाट्सएप पे मुझे रिक्वेस्ट भेज देना, सर प्लीज सेंड वर्कशीट। मैं एनसीईआरटी वर्कशीट आपके पास भेज दूंगा, जिससे आप वहीं पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। ये है आपका एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन जो आपने ट्राई करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.9, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको करना है। एक तो एनसीईआरटी, अगर देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज नेट पे भी टाइप कर दोगे तो भी आ जाएगा, नहीं तो व्हाट्सएप पे मेरे पास भेजना, मैं आपके पास वर्कशीट भेज दूंगा, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 1.9 और देखो इसका आंसर भी दिया गया है 35.45, ये इसका जवाब आएगा, ये सॉल्व करना। और एक ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.32, तो जो वर्कशीट दूंगा ना मैं, उसमें ये क्वेश्चन आपके सामने होंगे, इनको आपने सॉल्व करना। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैंने कहा व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं वर्कशीट भेज दूंगा। अभी एक बच्ची ने मुझसे सेकंड क्वेश्चन कहा था, वो बच्ची सेकंड क्वेश्चन यहां देख लेगी। सेकंड क्वेश्चन कौन सा था? ये था, ये क्वेश्चन था, तो इसको नोट कर लेना, ठीक है बच्चों। आज की पढ़ाई यहां रोकते हैं, कल भी क्लास होगी एग्जैक्ट 5 o'clock आना, क्योंकि मैं मोल कंसेप्ट अगर समझाता हूं तो शुरुआत की चीज अगर मिस हो गई तो अगली चीज फिर मिस हो जाएगी। मोल कंसेप्ट जनरली 2 लेक्चर में कंप्लीट होता है और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए अब मिलेंगे कल एग्जैक्ट 5 o'clock, ये याद रखना, ठीक है। चलो बाय बाय कर दो फटाफट, अब मिलेंगे कल हम। आज के लिए
इतना ही रहेगा। ओके, बाय नेत्रा बेटा, बाय। और यशिता, बाय बाय। चलिए चलते हैं